Hello everyone, welcome to All Aboard. In this particular video, we will be discussing about the Bitcoin Strategic Reserve. Okay, so I hope आप सभी लोगों ने अभी तक ये न्यूज़ में सुन लिया हो, right? So before starting the discussion, I would like to tell you if you want to download any PDF related to any YouTube session, then definitely you can check our application. Application के अंदर आपको ये सारे YouTube videos के अंदर PDF मिल जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. तो अभी तक आप सभी लोगों ने सुन लिया होगा दैट यूएस इज कंसिडरिंग एडिंग बिटकॉइन टू इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स. जिन लोगों को नहीं पता स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है, विल बी हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन ऑन द सेम टर्मिनोलॉजी. सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स टू फॉर्म यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व, राइट. सो अभी तक सर ने इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए कि अभी मीम्स बनने लग गए काफी सारे उनके ऊपर, राइट. तो आप लोगों ने भी हो सकता है ये वाला देखा हो. कमिंग बैक टू डिस्कशन, यूएस इज कंसिडरिंग एडिंग द बिटकॉइन टू इट्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व. तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है, क्यों बनाने की नीड होती है हर कंट्री को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है और रियल यूज केस क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का. इफ आई पर्टिकुलरली टॉक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, अगर आप एक आरबीआई ऑफिसर का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, सो बिटकॉइन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये वाले टॉपिक्स आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए स्पेसिफिकली, जो फाइनेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकते हैं, राइट. कंसिडरिंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टॉपिक्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एवरीवेयर, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर आ सकता है. ओके, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, और एक्चुअल में इसका रियल यूज केस क्या है वो भी आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कम्स अप, यू हैव अ गुड नॉलेज बेस टू आंसर दैट क्वेश्चन. ओके, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर करने के लिए पहले आपका नॉलेज बेस बहुत ही साउंड होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को एलैबोरेट कर पाओगे एग्जामिनेशन में. वरना कुछ वर्ड्स के बाद आप स्टक फील करोगे, राइट. एलैबोरेट करने के लिए आपका नॉलेज बेस एकदम सुपर्ब होना चाहिए. सबसे पहले हम समझने वाले हैं यहाँ पे कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या होता है. उससे पहले स्ट्रैटेजिक रिजर्व की जरूरत क्या पड़ती है वो समझ लेते हैं. तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स. ये खैर डेटा थोड़ा सा पुराना है, हमको कॉन्सेप्ट समझना है, हमको डेटा नहीं समझना. इंडिया ने काफी सारे फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन कर रखे हैं. वैसे ही दुनिया भर में सारी कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूके, दुबई, सभी लोग क्या करते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करते हैं. अभी फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो देखो बहुत सारे रिजर्व्स मेंटेन किए जाते हैं. तो फॉरेन करेंसी रिलेटेड, यानी कि इंडिया यूएस डॉलर मेंटेन कर सकती है रिजर्व में, राइट. पाउंड मेंटेन कर सकती है, जापानीज येन मेंटेन कर सकती है, एंड सो मेनी फॉरेन करेंसीज आर देयर. तो इंडिया वो सब क्या कर सकती है, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर उनका होल्डिंग रख सकती है, रिजर्व रख सकती है. क्यों रखती है, थोड़ी सी देर में बात करेंगे. गोल्ड, हर कंट्री के पास एक गोल्ड का रिजर्व भी होता है. पहली बात तो देखो, इससे साउंडनेस पता चलती है कि कंपनी के पास जितने ज्यादा रिजर्व्स हैं, उतना ज्यादा फाइनेंशियल बैकिंग, उतनी ज्यादा स्टेबल वो कंट्री है, राइट. स्टेबल वो कंट्री है. अभी फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड और ये सब चीजें क्यों रखी जाती है उसकी बात कर लेते हैं, राइट. मान लो कोई एक सिचुएशन आई, और आई क्या, आ ही गई है. INR is consistently going down and down, right? It's continuously going down and down in comparison with US dollar. तो हम बोल सकते हैं INR काफी वीक हो गया एज कंपेयर्ड टू US डॉलर. तो ये जो एक्सचेंज रेट होती है बेसिकली ये निकलती कैसे है, तो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से निकलती है. मार्केट प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से. तो आरबीआई यहां पे इंटरवीन कर सकता है अगर उनके पास बहुत सारे फॉरेन करेंसी असेट्स हैं, यानी कि मान लो उनके पास काफी अच्छा यूएस डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है. आरबीआई हैज सो मच ऑफ यूएस डॉलर. सो इन दैट सिचुएशन आरबीआई कैन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आर्टिफिशियली इंक्रीज द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर, सॉरी आईएनआर, राइट. यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है, अभी आरबीआई क्या करेगा, उसका सप्लाई एकदम से इंक्रीज कर देगा, किसका, यूएस डॉलर का. सो आरबीआई कैन
start offloading the foreign currencies. RBI can start selling the US dollar in the open market, right? Recently हमने देखा भी था RBI ने ऐसा किया है. I'll show you the news as well. उसको हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है. सो यहां पे RBI ने US डॉलर को सेल करना चालू कर दिया है, मतलब उसका सप्लाई बढ़ा दिया है. सो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे रुपी की वैल्यू थोड़ी स्टेबल हो जाएगी या फिर उतनी स्पीड से गिरना बंद हो जाएगी जितना स्पीड से पहले गिर रही थी. ओके, क्योंकि यहां पे हमने डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के साथ ऑल्ट्रेशन किया है, राइट. फोर्सफुल हमने यहां पे US डॉलर को सेल करा है. एंड वी कैन सी इट हियर एज वेल. इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स डाउन बाय 1.7 बिलियन डॉलर, राइट. सो RBI ने एग्रेसिवली यहां पे सेल किया है, right? You can see here in the news as well, RBI has taken steps to mitigate the volatility in the forex market by selling dollars in the spot market. क्यों किया क्या? जब आप डॉलर को बेचते हो तो आप रुपी खरीद रहे होते हो. When you are selling a dollar, you are buying a rupee. So जब आप रुपी को बाय कर रहे हो तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, डॉलर को सेल कर रहे हो तो उसकी सप्लाई बढ़ रही है. सो ये डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन को रिवर्स करके आप अपने करेंसी को यहां पे स्टेबल करना चाहते हो. ये सब इसीलिए किया जाता है, राइट. सो दैट्स वन ऑफ द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रैटेजिक रिजर्व, राइट. सो सर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व ही क्यों? यूएस बिटकॉइन को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, राइट. सो अ गवर्नमेंट बैक रिजर्व ऑफ बिटकॉइन, इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड रिजर्व. गवर्नमेंट के पास बिटकॉइन की होल्डिंग होगी टू हेज अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इन्फ्लेशन. आप जानते हैं जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, तो कोई एक स्ट्रॉन्ग एसेट हमको चाहिए होती है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, और बिटकॉइन हैज प्रूवन इट्स एबिलिटी टू बीट द इन्फ्लेशन वेरी वेल, राइट. तो कंट्रीज के पास गोल्ड भी होता है, बिटकॉइन भी होता है, दूसरी फॉरेन करेंसीज भी होती है, मल्टीपल पर्पस के लिए होती है. यहां पे अगर आपको पता हो तो एल सैल्वाडोर करके एक कंट्री है जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन रिजर्व बनाया था. अल्टीमेटली उन्होंने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर ही अडॉप्ट कर लिया इन 2021 एंड दे आर एक्टिवली होल्डिंग बिटकॉइन इन देयर ट्रेजरी. ओके, दे आर एक्टिवली होल्डिंग द बिटकॉइन रिजर्व्स इन देयर ट्रेजरी. अभी बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हाई दे आर कंसिडरिंग बिल्डिंग अ बिटकॉइन रिजर्व. क्यों बिटकॉइन रिजर्व को बनाया जा रहा है? देखो कितनी बार क्या होता है ना, लेट सपोज हमने करेंसीज का एग्जांपल लिया है ना, तो इंडिया अगर बहुत सारा US डॉलर होल्ड करने लग गया, मान लो चाइना भी बहुत सारा US डॉलर होल्ड करने लग गया, यूके भी बहुत सारा US डॉलर होल्ड करने लग गया, तो ऐसी सिचुएशन में इन द US मार्केट व्हाट विल बी द मेन प्रॉब्लम कि यार हमारे करेंसी की बहुत बड़ी होल्डिंग इन कंट्रीज के पास जा रही है, राइट. साइमल्टेनियसली वो भी अपने रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करने लग जाते हैं गोल्ड बढ़ा के और स्ट्रॉन्ग एसेट्स बढ़ा के, जैसे कि गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, राइट, ताकि कभी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो सारे एसेट्स को बेच पाए और वापस अपनी करेंसीज को खरीद के स्ट्रॉन्ग कर पाए, राइट. दैट्स वन ऑफ द पर्पस. पहला पर्पस डाइवर्सिफिकेशन, मूविंग बियॉन्ड द गोल्ड एंड फियाट टू हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन. यहां पे आप जानते हो गोल्ड एक बहुत ही अच्छा हेज है अगेंस्ट द इन्फ्लेशन. आप देख सकते हो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ही बढ़िया तरीके से बीट कर पाई है पिछले काफी सारे सालों के अंदर इन्फ्लेशन को, राइट. और फियाट करेंसी क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट का लीगल टेंडर होता है, जैसे INR हो गया इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर US डॉलर हो गया, तो इसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम फियाट करेंसी बोलते हैं. सो डाइवर्सिफिकेशन सबसे पहला कि US गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी काफी सारा गोल्ड है, फियाट करेंसी है ऑलरेडी रिजर्व्स के अंदर, सो दे वांट टू डाइवर्सिफाई इन न्यू एज असेट्स. सो बिटकॉइन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट असेट जो कि एक न्यू एज असेट के अंदर आती है. जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, एज ग्लोबल ट्रस्ट इन द US डॉलर डिक्लाइंस. US डॉलर के अंदर ग्लोबल ट्रस्ट काफी सालों में डिक्लाइन हुआ है, इसलिए बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव रिजर्व असेट क्लास बन जाती है किसी भी कंट्री के लिए होल्ड करने के लिए. सर US डॉलर में डिक्लाइन कैसे हो गया? आप तो बोल रहे हो कि US डॉलर इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू INR. यार US डॉलर इंक्रीज हो रहा है बट दैट इज एज कंपेयर टू INR. एक करेंसी का डीवैल्यूएशन भी तो होता है हर साल. व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की वजह से ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी की पावर रिड्यूस होती जाती है, राइट, रिड्यूस होती जाती है.
आप देख सकते हो यूएस डॉलर हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 96% ऑफ द परचेजिंग पावर। ये बहुत ही बड़ा चार्ट है, राइट? आप टाइम फ्रेम भी देख सकते हो। सो यूएस डॉलर हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट 96% ऑफ द परचेजिंग पावर। मैं यहाँ पे परचेजिंग पावर की बात कर रहा हूं। नो डाउट यूएस डॉलर आपका एज कंपेयर टू आईएनआर बढ़ रहा है, दैट्स जस्ट अ कंपैरिजन कि यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है एज कंपेयर टू आईएनआर। पर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखोगे तो उसका बाइंग पावर, उसका परचेजिंग पावर डिक्लाइन होता जा रहा है। और इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, राइट? लेट सपोज आज मिस्टर ए 1 लाख रुपी का फियाट करेंसी का यूएस डॉलर, लेट सपोज मिस्टर ए रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उनने 1 लाख यूएस डॉलर निकाल लिया अपने बैंक अकाउंट से, उसको घर पे लाके रख दिया। अब आज से 10 साल तक अगर वो इसको ऐसे रख के रखेंगे फियाट करेंसी के अंदर ही, तो क्या आपको नहीं लगता उनका परचेजिंग पावर गिरेगा? बहुत ही जबरदस्त गिरेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, राइट? सो ये रियल डेटा है, एक जेन्युइन स्टैटिस्टिकल साइट से ही मैंने, जो स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करते हैं वहीं से मैंने इसको निकाला है। सो इस तरह से बाइंग पावर डिक्लाइन होता है। तो कोई भी कंट्री जो होती है वो फियाट करेंसी में बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखना चाहेगी, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली फियाट करेंसी की वैल्यू गिरती है। सो जिन लोगों को लगता है कि ये मनी है, ये मनी बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ करेंसी, राइट? ये करेंसी होती है, दिस इज नॉट मनी, दिस इज नॉट मनी। एंड यू कैन सी हियर, आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर अ सम ऑफ 500 रुपी। दिस इज साइंड बाय द आरबीआई गवर्नर, राइट? यहां पे आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर है, आप देख सकते हो। सो दिस इज अ प्रॉमिस, दिस इज नॉट मनी, दिस इज अ प्रोमिसरी नोट। हम सबको आज तक लगता था कि ये मनी है, पर एक्चुअल में दिस इज अ प्रोमिसरी नोट। नो डाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोलो या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बोलो, बैकिंग है, बट एक्चुअल में दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज अ एक्सचेंज करने का मीडियम, राइट? ये करेंसी है, ये रियल मनी नहीं है। रियल मनी वो होता है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। अगर आप एक 500 रुपी का नोट है, उसको 5 साल तक अपनी पॉकेट में रख के छोड़ दोगे तो बिल्कुल भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, रादर आपकी परचेजिंग पावर गिर जाएगी, राइट? आपकी परचेजिंग पावर फॉल होने लग जाएगी। ओके, सो इसीलिए लोग असेट क्लासेस को के अंदर जाते हैं, स्टॉक बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं, गोल्ड में जाते हैं, बिटकॉइन में जाते हैं। मनी और करेंसी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मनी बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, करेंसी एक सबसेट होता है मनी का, राइट? करेंसी एक सबसेट होता है मनी का। सबसे बड़ा डिफरेंस, मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। मनी में पैसा अगर स्टोर करके रखोगे तो ओवर टाइम बढ़ेगा, या एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा, एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। करेंसी की बात करूं तो वो लूज करेगी वैल्यू ओवर टाइम। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यूएस डॉलर, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आईएनआर। आपके डैड से पूछना, आपकी मॉम से पूछना कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले 1 लाख रुपीस की क्या वैल्यू होती थी, और अभी उनसे पूछना कि अभी 1 लाख रुपए की एज कंपेयर टू दैट अर्लियर टाइम क्या वैल्यू उनके हिसाब से है। डेफिनेटली दे विल टेल यू। और अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो बैंक से जाके एक एक्स अमाउंट निकाल लो और उसको घर पे रखो, और 10 साल बाद देखना उसकी क्या वैल्यू होती है, बिकॉज दैट इज अ करेंसी। इट विल गो डाउन डाउन एंड डाउन। व्हाई? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। दैट्स नॉट अ रियल मनी, दैट्स नॉट अ रियल मनी, राइट? रियल मनी क्या होता है? तो गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, न्यू एज रियल मनी बिटकॉइन हो सकता है, राइट? करेंसी क्या हो सकती है वो सब हमको पता है। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट यहां पर डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, वो रियल मनी ऐड करना चाह रहे हैं अपने रिजर्व्स के अंदर, रादर देन जस्ट अ पेपर करेंसी, राइट? सो यहां पे यूएस गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अपने बिटकॉइन रिजर्व्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट? सो गवर्नमेंट ने काफी सारा बिटकॉइन सीज किया हुआ है, राइट? दे आर नॉट परचेजिंग न्यू बिटकॉइन एज ऑफ नाउ, दे आर नॉट बाइंग न्यू बिटकॉइन। सपोज अगर वो बिटकॉइन बाय करना चालू कर देते तो बिटकॉइन का प्राइस एकदम से शूट होना चालू कर देता। नो ऑथेंटिक गवर्नमेंट विल वांट दैट थिंग कि वो किसी पर्टिकुलर असेट क्लास को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं, राइट? सो जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सीज किया हुआ है क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर, साइबर क्राइम एक्टिविटीज के अंदर, उसी को वो अलग से निकाल के उन बिटकॉइन के अमाउंट का रिजर्व बनाने वाले हैं, राइट? सो बेसिकली उस पर्टिकुलर मनी का क्या करेंगे जो सीज कर रखा है, तो उसको ये बेसिकली अपने गवर्नमेंट रिजर्व्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो दैट बिकम्स अ वन ऑफ द सोर्स जो इस रिजर्व के अंदर पैसा इनफ्लो करवाएगा, राइट?
अभी गोल्ड और बिटकॉइन की बात करें तो डेफिनेटली दे बोथ आर स्टोर ऑफ वैल्यू, दोनों इन्फ्लेशन को बीट कर लेते हैं। गोल्ड एक फिजिकल फॉर्मेट होता है, हालांकि इसका काफी सारा नया वर्जन निकल चुका है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ SGBs एंड ऑल। बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल असेट होता है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। विल डिस्कस व्हाट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है, राइट। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है एंड ऑल। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही डिटेल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करने वाले, जिससे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आंसर करने में डेफिनेटली हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सो सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो फाइनाइट सप्लाई होती है, इनफाइनाइट नहीं होती गोल्ड की। वैसे ही इसी चीज को मिमिक करने के लिए बिटकॉइन में भी क्या किया गया है, हार्ड कैप लगाया गया है 21 मिलियन BTC का, राइट। खैर अगर वोलेटिलिटी की बात करें तो गोल्ड काफी स्टेबल है लॉन्ग टाइम में और बिटकॉइन काफी हाईली वोलेटाइल है, इसलिए लोग इसको कम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी कभी कभी बहुत ही लेवल की हो जाती है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है, राइट। सो अगर बिटकॉइन की बात करें तो गोल्ड की तरह इसकी मैक्सिमम सप्लाई है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड सप्लाई है, कितने भी कॉइन मिंट किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो कितनी भी करेंसी मिंट की जा सकती है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट बिटकॉइन, यहाँ पे 21 मिलियन की मैक्सिमम सप्लाई रखी गई है, जिसके अंदर से अभी कितनी सप्लाई टोटल में आ चुकी है तो 19.8 समथिंग टोटल सप्लाई में चल रही है। 21 मिलियन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लिमिटिंग द सप्लाई मेक्स इट अ फाइनाइट रिसोर्स, जिसकी वजह से प्राइसेस ड्राइव होती है। आज लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब की डिमांड अनलिमिटेड है बट सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए इनकी प्राइसेस नीचे आती हुई कम देखने को मिलती है, राइट। या लॉन्ग टर्म में या इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज दे हैव अ फाइनाइट सप्लाई। जिसकी चीज की सप्लाई ही इनफाइनाइट होगी वो मनी नहीं बन सकता, राइट। अभी बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। बिटकॉइन आपके एग्जामिनेशन के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है, राइट। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रिलेवेंट होने वाली है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो काफी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन ही ब्लॉकचेन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या क्रिप्टो करेंसीज ही ब्लॉकचेन है। क्रिप्टो करेंसीज आर वन ऑफ द यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। थिंक ऑफ ब्लॉकचेन एज अ आइसबर्ग, आइसबर्ग की तरह आप ब्लॉकचेन को सोचो, उसका जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो क्रिप्टो करेंसी है, राइट। बहुत सारे यूज केसेस के अंदर सिर्फ एक यूज केस उसका क्रिप्टो करेंसी है, राइट। तो बिटकॉइन और बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनाया जाता है। बेसिकली व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, पर डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड है, यहां कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इम्यूटेबल है, इसको टैंपर नहीं किया जा सकता। है तो एक लेजर। सर ये लेजर वही है क्या जो आप अकाउंटिंग में पढ़ाते हो? यस वही है। ये रिकॉर्ड ही है ट्रांजेक्शन का, राइट। ये रिकॉर्ड ही तो है ट्रांजेक्शन का, और क्या है? इट्स नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। पर ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इम्यूटेबल है, इसके अंदर हाई लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी इसकी जबरदस्त है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, राइट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं कि ब्लॉकचेन क्या होता है। देखो आपकी जो एक्सेल शीट है वो ब्लॉकचेन नहीं है, पर अगर आप गूगल शीट यूज कर रहे हो, राइट, सो मान लो 10 लोग मिलकर गूगल शीट को यूज कर रहे हैं। मिस्टर ए जैसे ही चेंज कर रहा है डेटा, सबको रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मिस्टर बी ने कुछ एड ऑन किया, सबको रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, मिस्टर ए ने अपना डेटा चेंज कर दिया जो पहले इंसर्ट किया था, सबको पता चल जाएगा मिस्टर ए ने कुछ चेंज किया है, राइट। इससे रिलेट करके आप समझ सकते हो कि ब्लॉकचेन इसी टाइप का कुछ होता है एक बार के लिए, ठीक है। फीचर्स की बात करें, राइट, सबसे पहले तो आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में डिस्क्रिप्टिव, ये सारी टर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए मैं एक एक करके आपको सारी टर्मिनोलॉजी इसके अंदर समझा देता हूं, जिससे आपको इनका मतलब भी पता चल जाए, रियल यूज केस भी पता चल जाए। फर्स्ट थिंग इज इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबल। अभी इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली डेटा को जो रिकॉर्ड कर लिया उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। एक बार जो डेटा रिकॉर्ड हो गया वो हो गया, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो, ओके। हाउ इट वर्क्स? सो एक बार अगर डेटा आपका चला गया, राइट, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया एक बार, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड। व्हाई इज इट सो? बिकॉज एवरी ब्लॉक, हर ब्लॉक के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक हैश होता है, राइट। हैश इज नथिंग बट अ यूनिक फिंगरप्रिंट जो कि लिंक होता है प्रीवियस ब्लॉक से। मान लो एक ब्लॉकचेन के अंदर 10 ब्लॉक्स हैं,
तो सारे ब्लॉक्स हैश के थ्रू लिंक्ड होंगे एक दूसरे से, राइट। सो द मोमेंट आप किसी भी ब्लॉक को टैंपर करते हो, चेंज करते हो, तो सारे ब्लॉक्स को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक चेंज हुआ है। सो दिस विल बी टैंपर प्रूफ। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबिलिटी फीचर, राइट। सो जैसे ही आपका हैश चेंज होता है, यहाँ पे जैसे ही आपका हैश चेंज होता है, आपका जो ब्लॉक चेन है वो ब्रेक हो जाता है, बेसिकली जो चेन है वो ब्रेक हो जाता है और पता चल जाता है सभी को कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर हैश के साथ कुछ ना कुछ टैंपरिंग हुई है, राइट। सो इसका रियल यूज केस क्या हो सकता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने में हो सकता है। मान लो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हो गए, नाउ समबडी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द रिकॉर्ड्स बाय altering the data, so they cannot alter the data. Why? Because of immutability of the blockchain, right? Decentralization, having no single authority or control over the system. Decentralization का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, राइट, जिसके पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। सो ब्लॉकचेन भी इसी फीचर को फॉलो करता है डिसेंट्रलाइजेशन के। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस जो होते हैं, बैंक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सब सेंट्रलाइज सर्वर्स पे होते हैं। सर्वर गया, डेटा गया, राइट। हाउएवर ब्लॉकचेन के अंदर कोई सर्वर नहीं होता, बहुत सारी नोड्स होती है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। तभी एक हैकर को हैक करने के लिए एक सर्वर तो होता नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन में बहुत सारी नोड्स होती है जिनके पास सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, राइट। So if a hacker wants to hack the entire system, he needs to hack the majority of the nodes on the system. सर्वर तो है नहीं, राइट। सो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, which makes it difficult for a hacker to hack into blockchain, right? सो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का रिक्वायरमेंट ही यहाँ पे हटा दिया जाता है बेसिकली। अगर एक भी नोड फेल हो जाता है तो पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है, बिकॉज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। ऐसा नहीं कि सर्वर गया तो सब गया, कोई भी एक नोड फेल हो गया कोई बात नहीं, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क आपका चलता रहेगा। रियल यूज केस इसका क्या होगा? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के अंदर विदाउट द नीड ऑफ बैंक। बैंक के बिना भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो सकते हैं, ये इसका एक रियल यूज केस है। ट्रांसपेरेंसी, हर ट्रांजेक्शन सबको विजिबल होता है, हर ट्रांजेक्शन सबको विजिबल होता है। मान लो एक क्लास है, वहां पे सबके पास राइटिंग पैड है, ओके, डिजिटल राइटिंग पैड है। टीचर अगर उस पर कुछ लिख रही है तो सारे स्टूडेंट्स को दिख रहा है, स्टूडेंट ए अगर कुछ लिख रहा है तो सबको दिख रहा है इंक्लूडिंग टीचर। जस्ट लाइक दैट इन ब्लॉकचेन, व्हेनेवर यू एंटर अ थिंग, वो ट्रांजैक्शन सबको विजिबल हो जाता है, राइट, हर नोड पे विजिबल हो जाता है। सो इन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द पब्लिक लेजर। उसकी वजह से क्या होता है, ये सारा का सारा डेटा सबको विजिबल हो जाता है, दैट टू इन द रियल टाइम। सारा ट्रांजैक्शन सबको डेटा जो होता है वो एक्सेसिबल टू ऑल होता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम अभी ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे केस समझना चाहें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, सो लेट्स इमेजिन यू आर ट्रैकिंग अ चैरिटेबल डोनेशन। आप क्या कर रहे हो, एक चैरिटेबल डोनेशन को ट्रैक कर रहे हो। मान लो एक डोनर ने $1 लाख को सेंड किया चैरिटी पे, राइट, वाया ब्लॉकचेन। ट्रेडिशनल बैंकिंग में क्या प्रॉब्लम होती थी, डोनर कैन नॉट ट्रैक वेदर द मनी इज बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर अ राइट कॉज और नॉट। जिसने पैसा डोनेट किया है उस पैसे का सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज ट्रैक नहीं की जा सकती थी इन ट्रेडिशनल चैनल। हाउएवर इन द ब्लॉकचेन पब्लिक लेजर के अंदर सब कुछ पता चलेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिस रिजल्ट्स इन 100% ट्रांसपेरेंसी। और ये सिर्फ एक थ्योरी टॉपिक नहीं, इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि बना है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही, टू ट्रैक द फूड एड डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। सो यूएन यहाँ पे जो फूड एड करता है, राइट, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरा बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। सब कुछ ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे पता चल जाता है ब्लॉकचेन पे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी हैक्स। सो जो हैकिंग होती है, राइट, वो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक तो यहाँ सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, नोड्स का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हैकर को पूरे नेटवर्क पे कंट्रोल लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ द नोड्स पे लेना पड़ेगा, और इसके अंदर क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक यूज होती है, राइट, इनक्रिप्शंस यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन काफी सिक्योर हो जाता है। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट की एंड पब्लिक की हियर। डेटा जो होता है वो पूरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हैकिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। इफ आई टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चीपर बनाने के लिए, तेज करने के लिए, राइट, फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा यूज केस है ब्लॉकचेन का। हम समझेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सप्लाई चेन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, सभी इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ही
जबरदस्त यहाँ पे यूज केस है। इफ आई टॉक अबाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वो? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है। मान लो हम दोनों आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? कंडीशंस फुलफिल करते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा, कंडीशंस फुलफिल करते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे भी बनाया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपकी कंडीशंस है वो एक कोड के अंदर डाल दो, राइट? एक कोड के अंदर डाल दो, जैसी आपकी कंडीशंस फुलफिल होंगी कोड उनको चेक कर लेगा। द मोमेंट आपकी कंडीशंस फुलफिल हुई, कोड ने चेक कर लिया, वो पैसा ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से कट गया, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड। तब मुझे मेरे बैंक को कॉल करके बोलना नहीं है कि हाँ इनको पैसे दे दो या आपको चेक इशू नहीं करना, ऑटोमेटिकली ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट डायरेक्टली रिटन इनटू कोड। सारे एग्रीमेंट को कोड किया जाता है ब्लॉकचेन में। इट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट्स द ट्रांजेक्शन व्हेन द प्री डिटरमाइंड कंडीशंस आर मेट। इससे क्या होगा? इंटरमीडियरीज हो गए, बैंक्स हो गए, उन सबको एलिमिनेट किया जा सकता है क्रिप्टो के थ्रू। डायरेक्टली पर्सन ए से पर्सन बी के पास पैसा भेजा जा सकता है। और अगर बात करूं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सारे स्टेप्स ले रहे हैं, तो आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत ही एक्टिवली यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है, राइट? उनका रिसर्च चल रहा है अभी भी। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, केवाईसी के अंदर बहुत बड़ा यूज केस हो सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। आप सभी जानते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का कितना बड़ा रोल है, राइट? और आरबीआई इज प्रमोटिंग इट एग्रेसिवली नाउअडेज, राइट? गवर्नमेंट में नीति आयोग ने ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, उसके ऊपर एक्सप्लोरिंग द रोल इन गवर्नेंस, लैंड रजिस्ट्री, बैंकिंग, इन सभी चीज़ों पे टेस्ट चल रहे हैं। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने भी रेमिटेंस पे यहाँ पे टेस्ट किया है। वाई इट इज बेसिकली डिसरप्टिंग द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम? द फर्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी होती है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल, उस वजह से फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाती है एज कंपेयर टू दी इंटरनेशनल मेथड्स, जैसे कि स्विफ्ट हो गया। स्पीड का बहुत फर्क आता है और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन रहती है। रीजंस तो हमने डिटेल में समझ ही लिए कि क्यों मेंटेन रहती है, राइट? फिनटेक इनोवेशंस क्या क्या हुए हैं? यूपीआई ऑन ब्लॉकचेन, तो यहाँ पे ये भी टेस्ट किया जा रहा है। सीबीडीसी, डीफाई पार्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अभी डीफाई क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो डीफाई इज नथिंग बट इट स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। It removes the banks and intermediaries from the transactions. बैंक्स और इंटरमीडियरीज के बिना भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं डीफाई प्लेटफॉर्म पे। ओके, मान लो मुझे $1 लाख का क्रिप्टो किसी को सेल करना है, या फिर बिटकॉइन में कुछ अमाउंट लेंड करना है या बोरो करना है, राइट? तो बीच में एक इंटरमीडियरी चाहिए। आज आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, एनबीएफसीज के पास जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा बेसिकली। बट दैट डजंट हैपन इन द केस ऑफ डीफाई। एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड, यूनिस्वैप, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। वहां जाके आप पैसा लेंड कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, राइट, इन क्रिप्टो करेंसीज एज ऑफ नाउ। सो ट्रेडिशनल फाइनेंस में हमेशा एक इंटरमीडियरी आते हैं, जैसे कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट डीफाई P2P बेसिस पे होती है, पीयर टू पीयर बेसिस पे होती है, राइट? एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी एंड केवाईसी रिस्ट्रिक्शंस, वेयर एज डीफाई टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। काफी सारे प्लेटफॉर्म ऐसे भी है जो केवाईसी भी नहीं करते हैं, राइट? दैट्स अ कंसर्न। ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इसको कंट्रोल करते हैं, वेयर एज डीफाई इज मोर ऑफ ओपन सोर्स, वो ब्लॉकचेन पे होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स डिटरमाइन करते हैं, और डीफाई के अंदर ये ओपन होता है, मार्केट बेस्ड मूवमेंट पे होता है, राइट? कुछ एग्जांपल्स डीफाई प्लेटफॉर्म के यूनिस्वैप हो गया, मार्केट डाओ, मेकर डाओ हो गया, राइट, एवलांच और कंपाउंड हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डीफाई स्पेस के प्लेयर्स का। अभी बिटकॉइन रिजर्व के चैलेंजेस की बात करें तो आप सभी जानते हो बहुत ही हाईली वोलेटाइल एसेट है। सो वोलेटिलिटी बिकम्स अ मेजर चैलेंज। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी है। खैर यूएस के अंदर काफी सारे रेगुलेशंस आ चुके हैं। इन इंडिया इट्स स्टिल अ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, और अडॉप्शन बैरियर तो इसका भी है ही। द इंडिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन है जो अभी इसको अडॉप्शन करने में काफी टाइम लगने वाला है, राइट? अभी तो हम बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ओके, वी आर एबल टू अचीव इट वेल। सो अभी यहाँ पे काफी लॉन्ग वे टू गो है व्हेन आई टॉक अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया, राइट? या फिर ऐसे रिजर्व्स की बात करूँ तो इंडिया के अंदर भी
इसमें टाइम लगने वाला है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि बिटकॉइन की जगह स्टेबल कॉइन यूज कर लो। काफी सारे स्टेबल कॉइन्स होते हैं जैसे USDT, जिसको हम USD टीथर भी बोलते हैं। बेसिकली व्हाट दे डू इज फॉर एवरी USDT कॉइन दे मिंट दे कीप इन बैकिंग $1, राइट। सो इस तरह से स्टेबल कॉइन्स भी क्रिएट किए गए हैं और रेगुलेटेड डीफाई भी लाने की बात चल रही है। केस स्टडीज भी कुछ हम देख सकते हैं, कंट्रीज दैट आर एक्सपेरिमेंटिंग और दे हैव स्टार्टेड यूजिंग बिटकॉइन। एल सैल्वाडोर करके एक कंट्री है जिन्होंने इसको लीगल टेंडर ही डिक्लेयर कर दिया है, राइट। चाइना भी खुद का अपना डिजिटल युआन ला रहा है। इंडिया के अंदर अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो बिकॉज वी आर नॉट हैविंग सो मच ऑफ रेगुलेशंस। इफ आई टॉक अबाउट दुबई, देन इन दुबई देयर इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन इन द दुबई रियल एस्टेट सेक्टर, राइट। उन्होंने अपना सारा रियल एस्टेट का डेटा जो है बेसिकली दे हैव पुट दैट डेटा ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मैं कहूँगा रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट, दुबई बेस्ड एक ग्रुप है DAMAC, आपने सुना होगा नाम डेफिनेटली। उन्होंने टोकनाइजेशन किया है $1 बिलियन वर्थ ऑफ असेट्स टू अनेबल फ्रैक्शनल ओनरशिप एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एसेसिबिलिटी। तो बेसिकली यहाँ टोकनाइजेशन किया जा रहा है रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी। क्रिप्टो पेमेंट ऑन प्रॉपर्टीज, सो जो प्रोजेक्ट ओनर्स होते हैं बेसिकली वो भी आपसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर वहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करने लग गए हैं इन BTC एंड इथेरियम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें सो यहाँ पे दुबई लैंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे यूज करते हैं टू ऑटोमेट द ट्रांजेक्शन, टू रिड्यूस फ्रॉड एंड इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट इज एनहांस सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी। इससे सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ती है और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो करना चाहेंगे ऐसी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी को डेफिनेटली, राइट। बैंकिंग के अंदर भी कुछ बात कर लेते हैं। सो बैंकिंग के अंदर भी जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे, सबसे पहला तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और सेटलमेंट के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकती है, राइट। कुछ प्लेटफॉर्म है भी जैसे कि रिपल प्लेटफॉर्म जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे लो कॉस्ट बेसिस बन जाता है एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने का, ओके। डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो हम जो KYC करते हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो पाए, राइट, एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग लॉस को भी फॉलो करते हैं, ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे भी हो सकती है। और JP Morgan इंटरबैंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो रियल टाइम वेरिफिकेशन कर लेता है ऑफ बैंकिंग कस्टमर्स, राइट। दिस इज ऑल्सो अगेन अ ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क ओनली। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं काफ़ी सारे वीडियो में। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या यूज़ हो सकता है, तो सबसे पहला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इसके अंदर यूज़ हो सकता है। आप पैसा लेंड कर सकते हो, आप पैसा बोरो कर सकते हो, दैट टू इन क्रिप्टो करेंसीज और यूजिंग एनी अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, राइट। स्टॉक और सिक्योरिटीज का टोकनाइजेशन भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। उसमें भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ जाते हैं, राइट, जैसे क्लियरिंग हाउसेज हो गए, ब्रोकर्स हो गए। सो असेट टोकनाइजेशन क्या करते हैं, स्टॉक्स और बॉन्ड्स को इनटू ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन्स कन्वर्ट कर लेते हैं। उससे P2P ट्रेडिंग हो सकती है विदाउट द नीड ऑफ मल्टीपल इंटरमीडियरीज, राइट। नैस्डैक जो है वो भी ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइज स्टॉक ट्रेडिंग पे काम कर रहा है। और इंडिया के NSE ने भी काफ़ी सारे ऑप्शंस ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक्सप्लोर यहाँ पे किए हैं। ट्रेड फाइनेंस के अंदर बहुत सारे बैंक्स आते हैं, शिपिंग कंपनीज आ जाती है एंड डिले इन वेरीफाइंग द गुड्स एंड पेमेंट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज हो जाए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाए और ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज हो जाए। इसका यूज लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर भी हो सकता है, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट में भी तो यही होता है, काफी सारी प्रीडिटरमाइंड कंडीशंस होती है, वंस दे आर सेटिस्फाइड आप ऑटोमेटिकली पेमेंट कर सकते हो यूजिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। HSBC और IBM ने यहाँ पे डिजिटल ट्रेड फाइनेंस पे बहुत बार टेस्ट भी किया है, राइट, और उसको वीक्स के काम को आवर्स के अंदर कंप्लीट भी किया है। सो दैट्स अगेन अ प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रेड फाइनेंस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट के अंदर डेफिनेटली दुबई उस पर कर चुका है इम्प्लीमेंट। यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आप डेफिनेटली सारी चीज़ें कोड कर सकते हो जिससे रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन्स ईजी हो जाएंगे। प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का होता है, टाइटल वेरिफिकेशन का होता है, वो भी यहाँ पे ब्लॉकचेन से रिजॉल्व हो सकता है। आप उसके सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, कौन पहले ओनर था, कौन अभी का ओनर है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हो, ब्लॉकचेन पे डाल सकते हो
उससे क्या हो जाएगा बेसिकली आपका बहुत ईज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग द ट्रांजेक्शंस ऑफ रियल एस्टेट, राइट। मॉर्गेज और रियल एस्टेट के अंदर, रेंटल एग्रीमेंट्स के अंदर भी डेफिनेटली इसका बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे कोड किया जा सकता है और बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन ने इसके ऊपर पायलट टेस्टिंग भी डेफिनेटली करी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे गाइस। सो वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी थिंग्स। वी हैव लर्नड अबाउट कि ब्लॉकचेन का प्रैक्टिकल यूज केस क्या है, और ये टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए एटलीस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव। इसके ऊपर आप कम से कम अच्छा खासा एक कंटेंट लिख पाओ एग्जामिनेशन में, इतना आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए, राइट, बिकॉज द पर्टिकुलर टॉपिक और टेक्नोलॉजी इज राइजिंग डे बाय डे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।